अपने चैनल साइंस डायरी की तरफ से। तो पिछली क्लास में हमने कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, जैसे कि विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्माशोषी के 3 प्रकार बताए थे हमने, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हमने 4 टॉपिक पढ़ने हैं: उपचयन, अपचयन, संक्षारण और विक्रगंधिता। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं उपचयन को। देखो, उपचयन और अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, उपचयन और अपचयन ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं होती जिसके अंदर सिर्फ ये अकेला उपचयन हो या फिर अकेला अपचयन होता है। जो भी रिएक्शन होती है, जितनी भी रिएक्शन होती है, अभिक्रियाएं होती है जितनी भी, वो उसमें सभी में ये दोनों एक साथ होती हैं। ठीक है, इसलिए उन सभी रिएक्शंस को रिडॉक्स बोलते हैं। ये जो रिडॉक्स है, रेड मतलब रिडक्शन से लिया है और ऑक्स मतलब इस ऑक्सीडेशन से लिया है। ठीक है, रेड मतलब इस रेड का, रिडक्शन का रेड, और ऑक्स ऑक्सीडेशन का ओएक्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन होती है, ये रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये बस समझाने के लिए बता रखा है यहाँ पर कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ठीक है, देखो, उपचयन में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन लेता है, जब किसी पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो वहाँ पर उपचयन होता है। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी किसी पदार्थ के अंदर से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पर उपचयन होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो जिस भी पदार्थ के ऊपर माइनस चार्ज आता है, या फिर जो भी ये पदार्थ माइनस चार्ज को एक्सेप्ट करता है, लेता है, वहाँ पर उपचयन होता है। और जो पदार्थ, अब सीधी सी बात है, जो भी पदार्थ माइनस चार्ज को लेगा, वो प्लस वाले चार्ज को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो जो भी पदार्थ, इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो भी पदार्थ हाइड्रोजन या फिर प्लस वाले चार्ज को निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, वहाँ पर उपचयन होता है। ठीक है, दूसरी हमें रिएक्शन पढ़नी है, इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने के बाद कार्बन में O2 जुड़ रहा है। ठीक है, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसलिए यहाँ पर उपचयन हो गया। दूसरा है कॉपर में ऑक्सीजन की रिएक्शन, कॉपर जलता है तो वहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर भी क्या है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, उपचयन हो गया। तीसरी रिएक्शन हमारे पास में है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और अगला है हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड। यही कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है, तो कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर उपचयन हुआ है। ठीक है, और कॉपर के अंदर कोई उपचयन नहीं हुआ, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए हाइड्रोजन के अंदर उपचयन हुआ है। ठीक है, अगली रिएक्शन हमें पढ़नी है अपचयन। अपचयन क्या होगा, उपचयन का बिल्कुल उल्टा होगा। उपचयन में क्या था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी और हाइड्रोजन बाहर निकल रही थी। यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि होती है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन लूज कर देता है, छोड़ देता है, वहाँ पर अपचयन होता है। ठीक है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो हाइड्रोजन जिसके अंदर जुड़ जाता है, वहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा। तो पिछली वाली हमने रिएक्शन, यही सेम रिएक्शन थी, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन निकल जाता है। तो कॉपर क्या करता है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन की हानि हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि हो, तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन की हानि होती है, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो हाइड्रोजन के साथ में क्या हुआ, अब उपचयन हो गया। अगर हम ऑक्सीजन के साथ में देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रहा है। तो जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, तो हाइड्रोजन इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में अपचयन होगा। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन के अंदर ये दोनों उपचयन और
अपचयन दोनों होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में अपचयन व उपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन हमारा टॉपिक हो गया है। इसके बाद अपना जो उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन के अंदर। तो उपचयन के हमें आगे कुछ उदाहरण पढ़ने हैं। ये जो संसारण और विक्रगंधिता है, ये दोनों के दोनों उपचयन के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पढ़ना है संसारण। संसारण हम इससे ये समझ सकते हैं, जब भी किसी धातु के ऊपर जंग लग जाता है। ठीक है, कोई धातु हवा के अंदर या फिर वायु के अंदर अभिक्रिया करती है, तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, या फिर मॉइस्चर के साथ में अभिक्रिया करती है, नमी के साथ में अभिक्रिया करती है, तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, या फिर हाँ, उसके ऊपर जंग लग जाता है, इसलिए उसे क्या करते हैं, संसारण बोल देते हैं। तो जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में, आर्द्रता मतलब नमी, जो वायु में हमारे वातावरण में नमी होती है, वो उसको आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, अम्ल एसिड आगे हम पढ़ेंगे अम्ल क्या चीज़ होती है। तो आर्द्रता और अम्ल के संपर्क में आने के बाद जिस धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, संसारित हो जाती है। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या है, लोहे की वस्तु के ऊपर जंग लग जाना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ जाना, या फिर तांबे पर हरी परत चढ़ जाना। आपने देखा होगा कि कुछ लोहे की कील है, या फिर बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, उनके ऊपर जंग लग जाती है। क्यों लग जाती है, उसके आसपास क्या होती है, आर्द्रता होती है। ठीक है, आर्द्रता या फिर अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा के कारण भी वहाँ पर जंग लग जाता है। दूसरा, चांदी के ऊपर आपने देखा होगा, चांदी के जो गहने होते हैं, वो एक टाइम के बाद, एक समय के बाद में उसके ऊपर काली काली परत चढ़ जाती है, जिसके बाद हम उसको सुनार के पास में साफ़ करवाने के लिए लेकर जाते हैं। ठीक है, तो वो चांदी भी क्या करती है, हवा के साथ में अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वो ऑक्सीजन को ग्राइंड कर लेती है, उसके अपने अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि करवा देती है। ठीक है, अगला हमने देखा होगा कि तांबे के ऊपर एक हरी हरी परत चढ़ जाती है। तांबे के जो लोटे होते हैं, उनके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि तांबा ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर कर कॉपर ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो ये जो जंग लगना है, इससे इन सब अभिक्रिया से बचाने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय हैं। एक तो यशद लेपन हो गया, एक विद्युत लेपन हो गया, या फिर पेंट करना, या फिर अगर हम उस धातु के ऊपर तेल का भी लेपन करेंगे, तो भी हमारा हमारा काम चल जाएगा। तो संसार से बचाने के लिए ये यशद लेपन मतलब कोई परत चढ़ा देते हैं हम। ठीक है, विद्युत लेपन में क्या होता है, जो विद्युत की सहायता से हम कोई कम रिएक्टिव या फिर कम क्रियाशील धातु की परत किसी अधिक क्रियाशील धातु के ऊपर चढ़ा देते हैं। जैसे कि जो लोहे के साइकिल होती है, साइकिल का जो हैंडल होता है, हैंडल के ऊपर एल्यूमिनियम की परत होती है, तो वो किसके द्वारा चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो साइकिल तो लोहे की होती है। ठीक है, लेकिन उसके हैंडल के ऊपर क्या होता है, उसका हैंडल भी लोहे का होता है, तो विद्युत की सहायता से ऊपर उसके हैंडल के ऊपर एल्यूमिनियम की परत चढ़ा देते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में इतना जल्दी अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन अगर वो लोहे का रहेगा, तो लोहे का भी क्या करेगा, जल्दी रिएक्शन करेगा, तो उसके ऊपर जंग लग जाएगी। ठीक है, ये सदलेपन हमने देखा होगा कि जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज के ऊपर एक परत चढ़ी होती है, तो फ्रिज के ऊपर परत चढ़ी होती है, वही जो होता है वो यशद लेपन होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम फ्रिज के दरवाजे के अंदर या फिर पूरे फ्रिज के ऊपर एक छोटा सा भी होल कर देंगे, तो अंदर से वो खोखला हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाला जो उसकी धातु है, वो बाहर वाली ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके धीरे धीरे अपने आप को ख़त्म कर लेगा, और एक समय के बाद वो सिर्फ अंदर से खोखला हो जाएगा, उसकी सिर्फ बाहर वाली परत ही बचेगी। ठीक है, क्योंकि बाहर वाली परत क्या होती है, वो बाहर की ऑक्सीजन के साथ में इतना जल्दी रिएक्शन नहीं करती, लेकिन अंदर वाली परत बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है। ठीक, और क्या कर सकते हैं हम, पेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा लोहे की जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, लोहे के दरवाजे होते हैं, पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं, ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे। ठीक है, और इससे एक और हम उपाय क्या
बता सकते हैं कि लोहे लोहे की जो वस्तु है या फिर कोई भी धातु की चीज़ है, उसके ऊपर अगर तेल की हम मालिश करेंगे, तो तेल का भी लेपन एक प्रकार से हमें क्या करेगा, संसरण से बचाएगा। ठीक है। तो 3 टॉपिक हमारे हो गए हैं। आज का हमारा आखिरी टॉपिक है विक्रगंधिता। विक्रगंधिता क्या होती है? जब भी हम कोई भी तेल वाली वस्तुएँ या फिर घी की वस्तुएँ हमारे आस-पास रखते हैं, खुली हुई रखते हैं, तो एक समय के बाद हम देखते हैं उसके ऊपर उसके अंदर कुछ गंध हमें आनी आनी स्टार्ट हो जाती है, आनी शुरू हो जाती है। ठीक है? तो विक्रगंधिता वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, तो जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विक्रगंधिता कहते हैं। ठीक है? हमने देखा होगा जो हमारे घी के डब्बे होते हैं, घी के डब्बे डब्बे जब खाली करके हम फेंक देते हैं या फिर स्टोर के अंदर रख देते हैं, तो उनको हम अगर उठा के देखेंगे उनके उनके अंदर से कुछ बदबू हमें आएगी उसके अंदर से। ठीक है? तो वही क्या होती है, विक्रगंधिता होती है। उसमें जो वसा युक्त चीज़ है, घी है, तेल है, वो क्या करता है, बाहर वाली ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की अपने अंदर वृद्धि करवाता है, और ऑक्सीजन की वृद्धि हमें पढ़ा होगा क्या होता है, उपचयन होता है। ठीक है? इसलिए वसायुक्त चीज़ें जब उपचयित होती है तो उनके स्वाद और गंध के अंदर परिवर्तन आ जाता है। ठीक है? तो ये तो हो गया विक्रगंधिता क्या होती है। तो इससे बचाना कैसे है, हमें बचाव किस प्रकार से किया जाए? तो जो भी हमारे पास में बर्तन है उसको वायुरोध, जो भी वसायुक्त चीज़ें हैं उनको वायुरोधी बर्तन के अंदर रखना चाहिए। वायुरोधी बर्तन मतलब जिस बर्तन के अंदर वायु एंटर ना कर सके। ठीक है? या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको हमेशा बंद करके रख सकते हैं। ठीक। दूसरा क्या उदाहरण है, वायु के स्थान पर अगर हम उसके अंदर नाइट्रोजन गैस बनेंगे, तब भी क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और नाइट्रोजन गैस जो होती है वो इतनी अधिक क्रियाशील नहीं होती। ठीक है? बस वायुमंडल में वैसे भी नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब से बहुत ज़्यादा है। ठीक। तो इसलिए नाइट्रोजन गैस इतनी क्रियाशील नहीं होती, ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती। इसलिए कोई भी खाद्य वस्तु है, वसायुक्त वस्तु है, उसके अंदर अगर हम नाइट्रोजन गैस को भर देंगे, तब भी विक्रगंधिता से हमारा बचाव हो सकता है। ठीक। तीसरा हम बचाव कैसे कर सकते हैं, कि उसको शीतलन विधि द्वारा कर सकते हैं, या फिर उस क्या बोल देते हैं कि उसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं। आपने देखा होगा कि तेल या फिर घी होता है हमारे पास, उसको हम फ्रिज के अंदर रखते हैं ज़्यादातर। क्यों रखते हैं? ताकि उसको विक्रगंधिता से बचा सकें। ठीक है? तो आज आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। ठीक है? तो हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। प्रश्न उत्तर देखेंगे, अभ्यास के प्रश्न हैं, या फिर किताब, अभी मेरे पास किताब भी नहीं है। किताब जब मेरे पास आ जाएगी तब इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे। ठीक है? तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में शेयर करने की कोशिश करना, जितना हो सके बच्चों की हेल्प करने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, ये मैं डायरेक्ट वीडियो फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ ज़्यादातर, इसमें कोई कोई कैमरा या फिर DSLR का मैंने यूज़ नहीं किया है। ठीक है? बजट के हिसाब से अपनी वीडियो बना रहा हूँ। इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।